हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के बीच एक नए सीरीज के साथ जुड़े हैं जिसका टॉपिक है पीपीएससी एईडीओ का सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया गया है और इसके साथ में महत्वपूर्ण आपका डिस्कशन भी जोड़ा गया है। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चन का जो लेक्चर है 2 पार्ट में क्लियर करूंगा। पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन, फिर सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन करूंगा। आइए एक झलक आपको दिखाते हैं कि मैंने पीडीएफ को कितनी शिद्दत के साथ तैयार किया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर डिस्कशन दिया गया स्थानांतरित कृषि में अंतर्राष्ट्रीय भी क्या कहा जाता है ना, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, सबके बारे में यहाँ पर हम चर्चा किए हैं, है ना। ये देखिए कितने शिद्दत के साथ हमने आप लोगों के बीच पीडीएफ को तैयार किया है। तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ क्योंकि ये लंबा लेक्चर जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है जीके हब बाय रामविलास सर। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए, भारत में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, वहीं पर आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे अधिक ऊंचाई, और यह भारत का सबसे बड़ा भी राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आइए कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करें हम। तो देखें कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। इसे हेली नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम रामगंगा है ना, रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ है? मणिपुर में स्थित है, जो लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक स्थानांतरित कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे पहला है उत्तर पूर्वी में क्या कहा जाता है, मेक्सिको में, ब्राजील में, हिमालयन पट्टी में। आइए इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपके बीच एक लिस्ट लाया हूँ, उस लिस्ट के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए, कहता है स्थानांतरित कृषि के भारत के विभिन्न राज्यों में उपनाम, यानी राज्य लेवल पर ही है, और फिर आपको यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी दिया गया है नाम। ठीक है, पहले राज्य लेवल पर हम नाम को याद करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेबर या दहिया कहा जाता है। बेबर या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दहिया, ये सब जो है मध्य प्रदेश से है, संबंधित है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है, जबकि उड़ीसा की बात करें तो पामाडावी, कोमान या बरिंग कहा जाता है, बरिंगा। ठीक है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा कहा जाता है, जबकि राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भाग में चिमाता कहा जाता है और मैदानी भाग में दजिया कहा जाता है। दजिया कहेगा तो राजस्थान और दहिया कहेगा तो मध्य प्रदेश। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश। ठीक है, पामाडावी उड़ीसा, पश्चिमी घाट कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान वालरा। हिमालयन क्षेत्र में खील कहा जाता है। हिमालयन क्षेत्र में क्या कहा जाता है दोस्तों? खील कहा जाता है। और झारखंड में कुरुबा कहा जाता है, और केरल में पोनम। आप याद रख सकते हैं, पोंगल तमिलनाडु और कुछ भाग केरल में भी मनाया जाता है पर्व। उसी ढंग से पोनम स्थानांतरित कृषि है जो केरल में कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकॉल करें। पोनम कुरबा कहेगा तब झारखंड, कुमारी कहेगा तब पश्चिमी घाट। तो इसमें देखते हैं कि इसका क्या होगा।
तो आप बताइए। उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती झूमिंग कहा जाता है, ठीक है। और आपका ब्राजील में रोका कहा जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है। हिमालयन पट्टी की बात करें दोस्तों, हिमालयन पट्टी में खील कहा जाता है, अभी चर्चा किए थे। हिमालयन पट्टी खील कहा जाता है, ठीक है। और एक कौन बच रहा? मेक्सिको को मिल्पा, मेक्सिको मिल्का, मो से मेक्सिको, मो से मिल्पा। आइए अंतर्राष्ट्रीय भी देखते हैं, तब आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। विश्व भर में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम की सूची, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये आपका स्थानांतरित कृषि में इधर जो लिखा है वो स्थानांतरित कृषि है, ये क्षेत्र है। वियतनाम में जो है स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। जबकि मेडागास्कर में ताबी कहा जाता है। मसेलो कांगो में कहा जाता है। लोगन पश्चिमी अफ्रीका। कोमिल मेक्सिको में एक और कौन है दोस्तों? मिल्पा है, ठीक है। मिल्पा मेक्सिको में भी है, युकाटन और ग्वाटेमाला में भी बोला जाता है, ठीक है। एकालीन ग्वाडेलोप, मिलिया मेक्सिको या मध्य अमेरिका। कोनुको वेनेजुएला। रोको ब्राजील को रोको, कैसे याद रखना है? ब्राजील को रोको। जबकि अगर हम श्रीलंका में बात करें, श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है, श्रीलंका में चेना। और जावा और इंडोनेशिया में लादांग, ठीक है। आप इसे 2-3 बार रिकॉल करेंगे। अगर इस पीडीएफ को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया गया है, बहुत समय दिए हैं इसके पीछे। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, ठीक है। जिब्राल्टर ये जलडमरू मध्य है, ठीक है, जलडमरू स्थल भी कह सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ स्थित है? सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जलडमरू मध्य होता क्या है। तो जलडमरू मध्य जल मार्ग का वह चैनल है जो 2 बड़े जलाशयों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे डोबर जलडमरू मध्य आपका उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डोबर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कुछ और जल संधि की बात करें अगर, पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। जबकि सुंडा की बात करें तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। सुंडा जावा और हिंद महासागर। बोस्पोरस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ठीक है। डोबर किसको उत्तरी सागर अटलांटिक सागर। पाक बंगाल की खाड़ी अरब सागर। सुंडा जावा सागर हिंद महासागर। बोस्पोरस काला सागर और मरमरा सागर। इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में दोस्तों कि कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है। यहाँ लिखा है उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर, जी नहीं। उत्तरी सागर और कहाँ होगा? अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। बाकी सब सही है। क्या क्या है दोस्तों? पहला है जिब्राल्टर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। कुक जल संधि किसको? तस्मान सागर और प्रशांत महासागर। मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। अगला है दोस्तों कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? देखिए, अपवाह बेसिन का मतलब हुआ कि जैसे ये गोदावरी नदी बह रही है, गोदावरी नदी का जो सहायक नदी है वो सब मिला के इसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गोदावरी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हम देखें गोदावरी की मैप को दोस्तों, ये है गोदावरी। यहाँ पर देखिए ये जो है ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? महाराष्ट्र है, यहीं पर लगा हुआ तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद आंध्रा है, तेलंगाना और आंध्रा दोनों साथ में था, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है, ठीक है। ये 7 राज्यों से आपका गोदावरी नदी निकलती है। बात करें दोस्तों गोदावरी नदी की लंबाई की तो 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर बात करें दक्षिण की गंगा
तब हो जाएगा इसका आंसर कावेरी। लेकिन सिर्फ दक्षिणी गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती है, वेनगंगा है, पेनगंगा है, वर्धा है और मंजीरा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और मंजीरा, ये सब आपका गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला है दोस्तों कि विश्व में कितने ऐसे भूआबद्ध देश है जो दोहरे भू अवरुद्ध है। भू अवरुद्ध है, आबद्ध नहीं, भू अवरुद्ध है। भू अवरुद्ध करने का मतलब होगा, पहले एक होता है लैंड लॉक। क्या होता है दोस्तों, लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री का कहने का मतलब हुआ कि ऐसा देश जिसमें कि जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सतह से नहीं टच करता, उसे हम लोग लैंड लॉक कहते हैं। लेकिन दोहरी लैंड लॉक करने का मतलब हुआ कि यदि कोई देश है, कोई ऐसा भी देश है जिसे क्या करना हो, अगर जैसे यहाँ एक देश है, अगर समुद्री के पास जाना है तो एक देश तो ये खुद है, फिर एक देश को पार करेगा तब इसको समुद्र मिलेगा। ठीक है, इन्हीं दो अवरुद्ध देशों से घिरा हुआ है। तब विश्व के केवल 2 ही ऐसे देश हैं जो दोहरे आबद्ध है, भू आबद्ध है। दोहरे भू आबद्ध कितने देश हैं, 2 देश हैं, जिसे डबल लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। वो कौन कौन से हैं कि लिक्टेनस्टीन जो कि यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, और एक उज्बेकिस्तान, ये 2 भूआबद्ध कंट्री है। ठीक है, लिक्टेनस्टीन यूरोप का कंट्री है और उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में है। ये ऐसे देश है जो केवल उन देशों से घिरे हैं जो स्वयं भी स्थलरुद्ध है। यानी कि जैसे एक तो ये उज्बेकिस्तान है, इसके पास तो समुद्र नहीं है, इसके बाद में जो कंट्री है इसके पास भी समुद्र नहीं है, अब की बार जाएगा तब समुद्री तट। यानी कि 2 स्थलरुद्ध से घिरा हुआ देश 2 है, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जिसका अर्थ है इन्हें समुद्र पहुंचने के लिए कम से कम 2 देशों की सीमा पार करनी पड़ती है। ठीक है, लिechtenstein कहाँ है, यूरोप में स्थित है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से घिरा है। दोनों ही देश स्थलरुद्ध देश है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में, जो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे 5 स्थलरुद्ध देशों से घिरा हुआ है। तो याद रखेंगे विश्व के मात्र 2 देश हैं, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान, जो दोहरे भू आबद्ध देश हैं। अगला है दोस्तों, कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है। कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम दोस्तों आपका विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि सभी भूकंपीय तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है। जितने भी भूकंपीय तरंग है केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है, बिल्कुल सही है ये। अगला है, भूकंपीय तरंग तथा ठोस पदार्थों से गुजरती है। सभी भूकंपीय तरंग तरल तथा ठोस, यानी तरल और ठोस से गुजरती है। ठीक है, अगला है कि केवल पी तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरती है। इसमें जो दिया गया है सब ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। कहता है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरती है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से कम गुजरती है, गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। प्राथमिक तरंग की गति सर्वाधिक होती है। प्राथमिक तरंग का जो नेचर होता है अनुदैर्घ्य तरंग जैसी होती है। द्वितीय वाला होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, सतही तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होता है, जो एल तरंगे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है, तो वह है आपका कांवर झील। कौन सा है दोस्तों, कांवर झील है। कांवर झील भारत और एशिया दोनों के लिए सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। कांवर झील कहाँ है दोस्तों, तो ये बिहार में स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है, बिहार में। बिहार के कौन सा जगह पर, तो बिहार के आपका बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार के बेगूसराय। कांवर झील भारत और एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की गोखुर झील है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कांवर झील जो बेगूसराय में स्थित है वो किस प्रकार का झील है, तो गोखुर झील है। ठीक है, आगे अगर झील के बारे में डिटेल चर्चा करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो बस अभी याद रखना है कि कांवर झील किस प्रकार का झील है, गोखुर झील है। ये बेगूसराय जिला में स्थित है।
इसे रामसर साइट में भी ये शामिल किया गया है। बिहार का पहला रामसर साइट में सम्मिलित झील कौन सा है? ये आपका कांवर झील ही था। वर्तमान में तो 5-6 हो चुका है। तो वही यहाँ ले, बिहार का पहला रामसर स्थल है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी अलवणीय जल की झील है, यह गोखुर झील नहीं है। यही अंतर है, वुलर झील मीठे पानी का झील है लेकिन ये गोखुर झील नहीं है। ठीक है। भोजताल झील भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। आइए कुछ और झील है उसको भी देख लेते हैं जो बिहार में स्थित है। गोगाबिल झील कटिहार, जिसके घोघा झील भी कहते हैं। कुशेश्वर झील दरभंगा। सिमरी झील सहरसा में है। मोती झील पिपरामन, ये मोतिहारी में है। सरैया मन बेतिया में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुपम झील कैमूर में है। मुचलिंडा झील बोध गया जी में है। नागी झील नकटी झील, ये जम्मू में है, नागी नकटी। ठीक है। ये सबको अभी नागी नकटी ये सबको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। गोगाबिल को भी मिल गया है। कुशेश्वर एक है, गोकुल झील है आपका बक्सर में, उसे भी आपका रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। ठीक है। अगला देखते हैं। चंबल हिंडन टोंस नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है ये सब नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अफवाह के आधार पर यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन? यमुना नदी। साथ ही भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यमुना का ये चंबल हिंडन टोंस ये सब सहायक नदियां हैं। वही यहाँ लिखा है कि उसकी अन्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, गिरी, सिंध, सेंगर, उसके बाद टोंस आप देखे थे। जबकि अगर हम बात करें कावेरी नदी का, तो कावेरी की सहायक नदी हेमावती है, लक्ष्मण तीर्थ है, अमरावती है। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, महानदी शिव, महाशिव है ना, याद रखना है। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, जोंक, तेल। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं गोमई और अरुणावती। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी वैसे मिट्टी है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का अर्थ ही होता है कि जल के द्वारा जो मिट्टी को लोढ़ के लाया गया हो, है, जल के द्वारा लोढ़ के लाया गया मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाए जाने वाला मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि जलोढ़ मिट्टी की क्या क्या आपका विशेषता है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। तो देखिए यह कहता है कि महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। बिल्कुल सही है। महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा, गंगा के डेल्टा, ये सब आपका जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। अगला है पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट और बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, जबकि नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आपका खादर कहा जाता है। ठीक है। अगला है हिमालय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी बनती है। जी नहीं, हिमालय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी नहीं बनती। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों वही क्षेत्र में बनेगा जहां पर की नदियों का बहुत ज्यादा प्रवाह हो। ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी के बने होते हैं। बिल्कुल सही। उत्तरी मैदान में ही आपका बिहार, हरियाणा, यूपी ये सब आता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है और जिसके कारण पैदावार अधिक होती है। यही कारण है कि जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा आपका उत्तरी भारत में ही स्थित है। ठीक है। आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी की कुछ और विशेषताएं और प्रकार। इसमें गठन यानी इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसमें रेत, गाद, चिकनी मिट्टी का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, ये सब पाया जाता है। ठीक है। इसमें कौन कौन सा पोषक तत्व पाए जाते हैं? पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूने से भरपूर, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यानी कि पोटास और फास्फोरस एसिड और चूना ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस में कमी रहती है। प्रकार में आपको बता ही दिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक भांगर और एक खादर। भांगर भांगा हुआ यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बाढ़ के मैदान से दूर ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें कंकड़ होता है भांगर में, या बांगर भी कह देते हैं। ठीक है।
खादर खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। यह अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि हर साल इसकी नई परत बिछाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसकी प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है और तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा? तो देखिए इसकी जो दूरी है दोस्तों हो जाएगा आपका 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 मीटर। देखिए सॉल्यूशन आपके बीच में दिया गया है कि प्रारंभ में दर्पण और उसके बीच की दूरी कितना था? 6 मीटर। राम ने 2 मीटर क्या किया? दर्पण की ओर बढ़ा, तो अब कितना हो गया राम और दर्पण के बीच की दूरी? 4 मीटर। इस तरह से देखा जाए कि दूरी 4 मीटर हो गया और प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब क्या होता है ना? तब आपका तब कहता है कि वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बिल्कुल चुंबकीय प्रभाव दिखाता है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है। अगला कहता है कि इस विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव होता है। इससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। बिल्कुल सही है। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। तीनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसे डैश का नियम कहा जाता है। ये जो कहा गया है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसे दोस्तों हुक का नियम कहा गया है। क्या कहा गया है? हुक का नियम कहा गया है। याद रखेंगे, इस नियम को बस ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। सरल लोलक भी आवर्त गति का उदाहरण है। ये भी सही है। कहता है सही कथन चयन करें तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला है दोस्तों कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत लेपन की प्रक्रिया दोस्तों ये आधारित है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस पर आधारित है? विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य को। कहता है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाता है। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने में इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि विलेपित किए जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो वस्तु की धातु में नहीं होता है, जिस पर निक्षेपण किया जाता है। जैसे अनेक वस्तुओं, जैसे कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी नहीं होता है जो नली जैसा, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? दाहिने हाथ के अंगूठा नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो इसमें जो दर्शाता है दोस्तों आपका विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है, दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, ये सब लिख दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार। पीडीएफ अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए? सही सुमेलित कीजिए। आइए करते हैं। कहता है कि पोटेशियम क्या करता है? तो पोटेशियम कैसे जल से अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम कैसे करती है, कॉपर कैसे करता है और आयरन कैसे करता है। तब पोटेशियम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पोटेशियम की अगर बात करें तो ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। पोटेशियम हमेशा कैसे जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम आपका शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, यानी ठंडे जल के साथ। मैग्नीशियम किसके साथ गर्म करती है? माफ करेंगे दोस्तों,
ये जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु हैं, ये आपके ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम, सोडियम ये सब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कैसे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम हमेशा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। जबकि अगर हम बात करें कॉपर की, किसकी बात करें हम लोग, कॉपर की बात करें तो कॉपर दोस्तों कॉपर आपका जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। जबकि आयरन की बात करें तो आयरन आपका भाप के साथ अभिक्रिया, आइए देखते हैं। तो इसको मिला लीजिएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। अगला है दोस्तों, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभिक्रियाशीलता के लिए दोस्तों एक ट्रिक है, उस ट्रिक को क्या कैसे पढ़ेंगे आप मेरे साथ बोलिएगा, तब आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा। क्या याद रखना है, के का ना मग अल ZnFeSnPb, हाइड्रोजन छोड़कर कॉपर पारा चांदी सोना। कैसे बोलना है, के का ना मग अल ZnFeSnPb, दो एक सांस में इतना बोलना है, दूसरी सांस में इतना बोलना है। क्या क्या बोलना है, फिर से एक बार, के का ना मग अल, ये हो गया ZnFeSnPb, हाइड्रोजन छोड़कर कॉपर पारा चांदी सोना। इन्हीं 3 से 4 सांस में ये क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है, के का ना मग अल एक सांस में, ZnFeSnPb दूसरे सांस में, हाइड्रोजन छोड़कर कॉपर पारा चांदी सोना। अब ये जो क्रम है दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम ये सब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ये सब बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तुरंत ही ये आपका रिएक्शन कर लेता है। जबकि अगर सोना की बात करें तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, उसका चांदी ये सब कम अभिक्रियाशील वाला है, और ये मध्यम अभिक्रियाशील वाला है। तो आप याद रख लीजिएगा, कहेगा सबसे अधिक तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम ये सब हो जाएगा, सबसे कम पारा चांदी सोना हो जाएगा, और मिडिल में है एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, ये सब ध्यान रखें। तो इसके क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम तो सोना का हो जाएगा, ये आयरन तो होगा नहीं, ये 3 गो हो गया। सोना के बाद आपका सबसे, सोना से ज्यादा कॉपर है, कॉपर से ज्यादा आयरन है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके कमेंट से हमें ये उत्प्रेरक मिलती है, जिससे कि मैं और वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत समय लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है ये बनाने में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन छूट गया है, बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या सुमेलित करना चाह रहा था। इसमें रासायनिक जो सूत्र होता है ये लिखने के लिए कह रहा था, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ रासायनिक सूत्र क्या क्या है ना। विरंजक चूर्ण का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम है कहता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों धोवन सोडा या धोने वाला सोडा, इसको कहते हैं Na2CO3 10H2O, यह है सोडियम कार्बोनेट, ये धोवन सोडा है। ठीक है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CuSO4 12H2O। ठीक है, इसको कैल्शियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। अगला है दोस्तों कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का pH मान क्या होता है। देखिए, इसमें हम एक आपका स्लाइड लेता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों अगर हम देखना चाहें
सबसे पहले आप ये जानें कि अम्ल और क्षार ये दोनों जब मिलता है तो उदासीन हो जाता है। अम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका लवण और जल बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये जो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो ये उदासीन बन जाता है। अब हम इसी अम्ल में एक होता है प्रबल अम्ल, यानी कि अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि वैसा अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा घुल कर देता है जल में, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिला दिया जाए, यानी दोनों एक जैसा, तब भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन एक हम ये काम करें कि प्रबल अम्ल हो और ये दुर्बल क्षार हो, तब अम्ल और क्षार उदासीन तो होगा, लेकिन किस ओर ये ज्यादा आपका झुकाव रहेगा, क्योंकि ज्यादा बलवान कौन है, अम्ल है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये अम्लीय गुण दर्शाएगा। कैसा दर्शाएगा दोस्तों, अम्लीय गुण दर्शाएगा, यानी 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, यानी ज्यादा बलवान कौन हो रहा है, क्षार, तो इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, यानी कि ये गुण क्षारीय दर्शाएगा। आइए देखते हैं एक पीएच स्केल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। आपको पता होगा कि पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका 7 से कम होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये अम्लीय होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो उसका पीएच वैल्यू 7, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यानी दोनों एक जैसा हो तब कैसा बनेगा आपका, दोनों प्रबल हो तब भी आपका 7 के बराबर होगा। अगर प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो तब 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय गुण दर्शाएगा। अगर हम बात करें कि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तब उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, यानी कि क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि प्रबल अम्ल, एक मिनट, हाँ, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच क्या होता है, यानी कि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अम्ल और क्षार है तो होना चाहिए उदासीन, लेकिन ये अम्ल की वैल्यू प्रबल अधिक है, यानी बलवान है, ये कमजोर है, तो अम्लीय गुण दर्शाएगा। तो अम्लीय गुण जो दर्शाता है वो कौन सा वैल्यू दर्शाता है, 7 से कम वाला दर्शाता है, ठीक है। अगर दोनों रह जाए प्रबल तब हो जाएगा आपका उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाएं तो बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया तो जिंक सल्फेट बन गया, यानी कॉपर को जिंक ने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। सर कैसे जानेंगे कि विस्थापित कौन करेगा, तो दोस्तों अभी ऊपर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सक्रियता श्रेणी जो था के का नामगल ZnFe SnPb हाइड्रोजन सल्फर कॉपर पारा चांदी सोना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताए थे कि क्या क्या ऑप्शन में था, आपका जिंक था, है ना, क्या था, जिंक था और कॉपर सल्फेट था। तो आपको बताए थे कि जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक है, तो कॉपर को ये बेचारा विस्थापित कर दिया, सल्फेट के साथ जुड़ गया जिंक, तो बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी विस्थापित कर देना, हटा देना, ठीक है। ये सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है, तो इसलिए इसे जो विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं डिटेल आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ये जानकारी दूंगा अलग वीडियो बनाकर, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है। तो जैव उत्प्रेरक दोस्तों एंजाइम है। कौन है दोस्तों, एंजाइम आपका एक जैव उत्प्रेरक है। अगला है दोस्तों, सही मिलान करें। कुछ संधियां हैं, यानी कुछ ज्वाइंट हैं, कुछ क्या है दोस्तों, शरीर के जो हड्डी होता है उसके बीच में कुछ ज्वाइंट बना हुआ है। अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो ये देखिए ज्वाइंट कैसे देखेंगे हम लोग ज्वाइंट को। अगर हम
प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, उस फिगर को आप ध्यान देंगे। ये देखिए कुछ ज्वाइंट दिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो देखिए एक होता है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है दोस्तों, अगर आप यह देखना चाहें तो यह एक आपका शरीर है, यानी ये माथा है, ठीक है, ये हेड है, और यहाँ पर ये हमारा पूरा बॉडी है। ये दोनों के बीच में ज्वाइंट है, जहाँ जहाँ की मूव कर सकता हूँ। तो ये जो ज्वाइंट है दोस्तों, इस ज्वाइंट का कहते हैं हम लोग, यानी गर्दन और सिर के बीच जो स्थित है उसे हम लोग कहते हैं पाइवोट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट कहते हैं दोस्तों, पाइवोट ज्वाइंट यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए गर्दन है और ये आपका बॉडी है, इसके बीच में पाइवोट ज्वाइंट है। क्वेश्चन पूछता है, इसी को हिंदी में कहते हैं धुराग्र संधि। क्या कहते हैं दोस्तों, धुराग्र संधि कहते हैं, है ना। यहाँ लिखा है अलाउ रोटेशन अराउंड ए सिंगल एक्सिस, यानी एक अक्ष पर ये घूमता है। ये सिर्फ ऐसे और ऐसे कर सकता है, पीछे नहीं जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे कहाँ है, नेक यानी गर्दन के पास है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों होता है हिंज ज्वाइंट। क्या है दोस्तों, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट की बात करें तो ये जो हमारे हाथ हैं, ये जो हमारे हाथ हैं दोस्तों, ये हाथ में देखते हैं इसको कब्जा संधि कहते हैं। आप अगर दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा सामान्यतः एक साइड ही खुलता है, यानी कि ये जो हाथ है, हाथ दोस्तों सिर्फ एक ओर ही मूव करता है। तो यहाँ पर हिंज ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है दोस्तों, हिंज ज्वाइंट। इसको कब्जा संधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मूवमेंट इन वन डायरेक्शन लाइक ए डोर हिंज, यानी कि जो हम आप कब्जा वाला जो दरवाजा होता है वो एक साइड ही ये घूमता है, ठीक है। एल्बो यानी केहनी और घुटना, पैर में भी आप देखेंगे पैर को एक ही साइड आप कर सकते हैं। आप हाथ को इधर नीचे नहीं झुका सकते हैं। अब कोई कह रहे हैं सर देखिए नीचे झुका है, तो ये जो झुका है दोस्तों ये कंधे वाला झुका है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ज्वाइंट होता है, आगे हम देखेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है जो चारों ओर घूमता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, अगर हम देखें वही देखना है कि आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है। ये अलाउ मूवमेंट इन ए ऑल डायरेक्शन, ये सभी में घूमता है। तो ये जो कंधे की हड्डी है और हमारे जो कमर वाला है जो डांस किया जाता है, ये जो हमारे हाथ हैं ये चारों ओर घूमता है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में घूम जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट है, ये इसका नाम क्या है दोस्तों, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। आप ध्यान में रखेंगे इसको भी, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, हमारे कंधों में पाया जाता है और कमर के पास पाया जाता है। अगर हम और बात करें आपका, एक ज्वाइंट है आपका सेडल ज्वाइंट। सेडल ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, हमारे कलाई में पाया जाता है, ठीक है, कलाई में पाया जाता है। यहाँ पर ये आपका माफ करेंगे, ये आपका जो थंब ज्वाइंट है ना, थंब का मतलब क्या होता है, आपका अंगूठा। ये जो हमारे अंगुलियों में जो ज्वाइंट है इसका नाम है सेडल ज्वाइंट। अलाउ एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, यानी सिर्फ ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यानी टू डायरेक्शन में ये मूवमेंट करता है, ठीक है। एक है आपका कॉन्डिवाइड ज्वाइंट। कहाँ है दोस्तों, ये कॉन्डिवाइड ज्वाइंट क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ देखेंगे मूवमेंट इन टू प्लेन्स, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी जैसे रिस्ट का मतलब क्या होता है, आपका कलाई होता है। आप यहाँ पर देखिए ये है आपका कलाई, ये कलाई है और ये आपका अंगूठे के पास है, तो आप दोनों में डिफरेंट समझिएगा। अगला है दोस्तों आपका प्लेन ज्वाइंट। प्लेन ज्वाइंट क्या होता है, जिसे हम लोग ग्लिडिंग ज्वाइंट भी कहते हैं। ये फ्लैट सरफेस ग्लिड ओवर इच अदर, यानी कि ये क्या कहता है, फ्लैट स्तर पर जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग प्लेन ज्वाइंट कहते हैं। बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट आपको बताए थे कि हिप यानी कि कमर में भी पाया जाता है और हमारे शोल्डर के पास पाया जाता है। आप अगर देखेंगे बॉल एवं सॉकेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो एक नारियल का अगर आप खोली लेते हैं कवर, तो उसमें देखते हैं नारियल के कवर जैसा आपका कंधे में लगा हुआ है और एक हड्डी पाया जाता है आपका कंधे में, यहाँ बॉल के जैसा है, सॉकेट, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप बता सकते हैं ये सब चीज। कंदुक खलिका संधि। अब ये कंदुक खलिका संधि क्या है, कहता है ये आगे एवं पीछे एवं दाएं एवं बाएं ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये संधि के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये दोस्तों कंदुक खलिका संधि सभी दिशाओं में गति कर सकता है। ये कहाँ कर सकता है, सभी दिशाओं में। धुराग संधि आपको बताए थे गर्दन वाला है, गर्दन वाला, ठीक है, गर्दन वाला। ये जो सभी दिशाओं में गति कर रहा है, यही है आपका बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। आप ध्यान रखें इंग्लिश में, हिंदी में
की कोई गारंटी नहीं। पाइवोटल ज्वाइंट इसको कहते हैं। ये क्या है, ये एक ही दिशा में गति कर सकता है। पाइवोटल ज्वाइंट जो कि गर्दन और सिर के बीच स्थित है, ठीक है। ये दाएं एवं बाएं घूम सकता है, दाएं एवं बाएं, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। हिंज ज्वाइंट क्या है, हिंज ज्वाइंट ये एक दिशा में गति कर सकता है। हिंज ज्वाइंट आपको बताए थे हाथ वाला। औचल संधि क्या है, ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य। आप अगर कितनों भी बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये जो चल रहा है ये निचली जबड़ा है, लेकिन ऊपरी जबड़ा हमेशा क्या होता है, अस्थिर होता है। कैसा होता है दोस्तों, अस्थिर होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब मैं चलता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पर फोकस करना है। जब जरूरत होगा मैं आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें क्या क्या है, थैलीसीमिया, फिनाइल केटोन्यूरिया, वर्णांतता, हीमोफीलिया, ये सब का क्या क्या लक्षण है, ठीक है। ये इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है। थैलीसीमिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तब थैलीसीमिया में क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है। थैलीसीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि ये जो दिया गया है ये ए नंबर वाला के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, ए नंबर वाला के लिए दिया गया है। अगला है रुधिर का थक्का नहीं बनता है। किसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है आपको, हीमोफीलिया में। जो भी आप देख लीजिएगा, हीमोफीलिया में। व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ये वर्णांधता में। ये किसमें होता है, कलर ब्लाइंडनेस में। एक जो बचा है न्यूकेटेनिया वाला, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, आप मिला लीजिएगा। अगला है दोस्तों, किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों में उत्पन्न कर सकता है। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकता है, तो ये स्टेम सेल, इन स्टेम कोशिका ये सभी ऊतक के अंगों एवं ऊतक को निर्माण कर सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि रॉबर्ट हुक, जेई पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, बिरचो, ये सब क्या किया। रॉबर्ट हुक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक आपका 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। किसका खोज किया, कोशिका की खोज किया। ये जो कोशिका था ये डेड सेल था, यानी मृत कोशिका था। जेई पुरकिंजे की बात करें तो ये आपका जीव द्रव्य का खोज किया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ये 1739 में किए थे, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो ये 1831 में केंद्रक की खोज किए थे। किसका खोज किए थे, केंद्रक की खोज किए थे। बिरचो की बात करें तो ये कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाए थे, और इन्होंने कहा था कि जितने भी कोशिका होता है ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं को इससे ही बने होते हैं। अगर कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत देने वाले 2 व्यक्ति थे, जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान थे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या इसमें दूसरा सूची में दिया गया है। तो केंद्रक के बारे में बताया दोस्तों, केंद्रक कौन था, रॉबर्ट ब्राउन था। केंद्रक कौन था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था 1831 में। कोशिका सिद्धांत से संबंधित है बिरचो। कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक, जबकि जीव द्रव जेई पुरकिंजे, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा। अगला है दोस्तों, आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है आईवीएफ का पूर्ण नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बिल्कुल सही बोला गया है। कहता है इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, ये भी सही है। कहता है इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन मादा में होता है, ये गलत है। ये क्या है दोस्तों, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला है दोस्तों, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक संचलन। इसी को हिंदी में दोस्तों कहते हैं कर्माकुंचन की गति। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्माकुंचन की गति, कर्माकुंचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन, यही प्रक्रिया के कारण हमारे भोजन जो है मुख से लेकर छोटी आंत से बड़ी आंत तक पहुंचती है, कर्माकुंचन की गति के कारण ही। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम की पहचान करें। सही क्रम की पहचान करें, यानी ये टैक्सोनॉमी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? टैक्सोनॉमी से संबंधित है। टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे कार्लस लिनियस। कौन थे दोस्तों? कार्लस लिनियस। इसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है या वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों? टैक्सोनॉमिक कैटेगराइज किया था। क्या किया था ये सबसे पहले कहा कि सबसे पहले जाति को क्या कहा जाता है? प्रजाति होता है। प्रजाति के बाद वंश देखा जाता है, जीनियस यानी स्पेसीज। उसके बाद में फैमिली होती है, उसके बाद में ऑर्डर होता है, गण, उसके बाद क्लास होता है, उसके बाद संघ पाया जाता है, उसके बाद में जगत या किंगडम पाया जाता है। यानी सबसे छोटी जो जाति की शुरुआत की है टैक्सोनॉमी में आपका ये स्पेसीज से है। किससे संबंधित है? स्पेसीज से है। उसके बाद में स्पेसीज से ज्यादा हो जाता है जीनियस, जीनियस के बाद फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से संघ, संघ से जगत। ठीक है, यानी स्पेसीज सबसे पहले क्या बताए हैं, किस रूप में बांटे हैं? स्पेसीज यानी कि जाति या प्रजाति। जाति के बाद वंश देखा जाता है, वंश के बाद फैमिली, किस फैमिली से है, उसके बाद में ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम। ठीक है, ये अगर मिलाना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले जाति या प्रजाति यानी कि स्पेसीज, वंश, जीनिस, कुल, गण, प्रजाति। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या कक्ष या सुसाइडल बेग कहा जाता है? तो सुसाइडल बेग कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि आपको पता होगा इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो अपने ही कोशिकाओं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचाकर नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बेग के नाम से जाना जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? सुसीम। सुसीम कौन था? सुसीम की बारे में चंद्रगुप्त मौर्य पहले जानते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे दोस्तों? मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछेगा मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए दोस्तों उसका नाम था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बड़ा पुत्र था आपका सुसीम। कौन था दोस्तों? सुसीम था, जो तक्षशिला का राज्यपाल भी था। दूसरा है दोस्तों आपका सांची। सांची का जो स्तूप है दोस्तों ये संबंधित है अशोक से। ये किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। सांची से संबंधित कौन है? अशोक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अगर की बात करें दोस्तों तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये 150 ईस्वी में लिखा गया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने शासन के अधीन कर लिया था। यानी ये भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरह से देखा जाए तो पोता है। विष्णुगुप्त की बात करें दोस्तों तो विष्णुगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार थे। इसलिए इसमें अगर देखा जाए दोस्तों इनडायरेक्ट रूप से कि ये जो इसका आंसर हो जाएगा सांची हो जाएगा, जो डायरेक्ट अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अशोक से। जबकि सुसीम इसका पोता हो गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक सलाहकार थे, इसलिए इसका आंसर सांची हो जाएगा। आइए देखते हैं, फैक्ट आपके बीच में लिखा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 रहा। मौर्य वंश के संस्थापक रहे थे। ठीक है, सुसीम बिंदुसार का बड़ा पुत्र एवं तक्षशिला का राज्यपाल था। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार थे। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में लिखा गया था, है ना। इस अभिलेख से ज्ञात होता है चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने शासन के अधीन कर लिया। सांची के बारे में देखें, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है जिसका 3री सदी में पूर्व में सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। इसलिए इसका आंसर सांची का स्तूप हो जाएगा।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा। घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी, जबकि अगर बात करें हाथी, बैल, कुत्ता, ये सब के बारे में जानकारी थी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कहता है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो नागलपुरम की स्थापना करने वाले हैं दोस्तों आपका कृष्णदेव राय। नागलपुरम की स्थापना करने वाले कौन थे? कृष्णदेव राय। ये अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास एक बस्ती की स्थापना किए थे। कृष्णदेव राय की बात करेगा दोस्तों, कृष्णदेव राय आपका विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक रहे थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, ठीक है, सुलभ वंश, तुलु वंश, राबिडु वंश, ठीक है, सुलभ वंश, तुलु वंश, राबिडु वंश और एक सुलभ वंश। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उन्हें आंध्र भोज के उपाधि से भी जाना जाता है। इन्होंने नागलपुरम नामक नगर तथा विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण कराया। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टदिग्गज, जो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये रहा करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और ये अष्टदिग्गज किसका समूह था? तो ये 8 कवियों का समूह था, 8 तमिल कवियों का समूह था अष्टदिग्गज। जबकि अगर हम बात करें तो अष्टप्रधान, अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो ये शिवाजी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? शिवाजी के दरबार में रहता था। जबकि नवरत्न की बात करें तो ये अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। अगला है दोस्तों, कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में पुस्तक लिखे थे, अमुक्त मल्याद और विश्ववतीय नामक ग्रंथ की रचना किए थे। कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अपनी राजधानी विजयनगर में हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाल की यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा किए थे। अगला है दोस्तों, नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए कूट की सही उत्तर का चयन करें। यानी कि ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि कुंवर सिंह, कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह के बारे में तो कौन नहीं जानता है, बिहार के जो बच्चे हैं, ठीक है। कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर से संबंधित थे, बिहार, जगदीशपुर बिहार से संबंधित है ना। ये बहुत उम्रदराज व्यक्ति थे, ठीक है। बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल आपका लखनऊ से संबंधित है। कहाँ से लड़े थे ये? लखनऊ से संबंधित है। कहाँ से? लखनऊ। अगर खान बहादुर खान की बात करें तो खान बहादुर कहाँ से थे? तो आपका बरेली से थे। कहाँ से थे दोस्तों? बरेली से थे। अगर हम आपका क्या है अगला, मौलवी अहमदुल्ला, कौन है? मौलवी अहमदुल्ला, तो ये दोस्तों फैजाबाद से संबंधित थे। कहाँ से? फैजाबाद से। अब आप लोग कूट के माध्यम से मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, ठीक है। अब मिला लीजिएगा। आइए कुछ देख लेते हैं। दिल्ली से कौन थे? तो दिल्ली से हैं बहादुर शाह जफर, लेकिन सैन्य नेतृत्व करने वाले थे बख्त खां। कौन थे? बख्त खां, ठीक है। ये दिल्ली के, ये जो 1857 के मुख्य नेता के रूप में घोषित किया गया था बहादुर शाह जफर को, जो दिल्ली मुगल के शासक थे, अंतिम शासक थे। दमन करने वाले थे जॉन निकलसन और हडसन, जॉन निकलसन और हडसन। और दमन करने के दौरान निकलसन निकल गया, यानी निकलसन की मौत हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निकलसन और हडसन ने दिल्ली की जो 1857 की क्रांति है उस पर जब रोक लगा रहा था, यानी दमन कर रहा था, जिसमें निकलसन की क्या हो गई थी? गोली लगने से मौत हो गई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे और दबाने वाले थे हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। जबकि कानपुर की अगर बात करें दोस्तों तो कानपुर से थे नाना साहब और तात्या टोपे, ये इसको दमन करने वाले थे कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर ये रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे मिलके थे। बहुत इंपॉर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है।
ये से दबाने वाला है जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ही कहते हैं कि अगर भारत में कोई एक मर्द है तो वो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। बहुत ही तबाह किए थे रानी लक्ष्मीबाई को, ह्यूरोज को। ठीक है, ह्यूरोज दबा दिया था अंततः। जगदीशपुर बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह और अमर सिंह भी थे। ठीक है, ये दबाने वाले थे मेजर विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। कौन था? मेजर विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कैंपबेल दबा दिया। बनारस इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहा था, दबाने वाले थे ब्रिगेडियर जनरल नील। अब बरेली से खान बहादुर खां कैंपबेल दबा दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो यूपी के जितने भी क्षेत्र से लगभग कैंपबेल दबाने का कोशिश किया, जैसे बरेली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक है, और फैजाबाद हो गया। ठीक है, ये इसमें ज्यादातर कैंपबेल है। ठीक है, हीरोज दबाया था झांसी रानी को, निकलसन और हडसन दिल्ली के बख्त खां और बहादुर शाह जफर को। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो ये जो स्थापना किया गया था दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन की स्थापना किया गया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना दोस्तों हुआ था 1905 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। लॉर्ड मेयो, लाई नहीं होगा, लॉर्ड होगा। लॉर्ड मेयो 1870 के दशक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो ये इसी के समय में दोस्तों आपका पहली बार जनगणना शुरुआत हुआ था, जनगणना की शुरुआत हुआ था। ये महत्वपूर्ण है, लेकिन देख लेते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण है। कहता है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। हाँ, ये काम किए थे, ये सही है। अगला है दोस्तों कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासन के करने का अधिकार दिया गया। ये भी सही है। प्रांतीय यानी प्रांत मतलब राज्य सरकार को प्रशासन की सेवाओं को कुछ अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास भी किया था। ये तीनों कथन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, चौथा कथन भी है। चौथा कथन है दोस्तों, इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भी सही नहीं कि चारों कथन क्या है? सही है। इसके अलावा मेयो से और इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जनगणना 1872 में जो शुरुआत किया गया था, ये लॉर्ड मेयो के ही काल में किया गया था, जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। मेयो ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिसे चाकू से मारकर हत्या कर दिया गया था। ठीक है, अंडमान निकोबार जेल में कैदियों के द्वारा। अगला है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ हेतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? राज शब्दोपजीवी संघ हेतु शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये वज्जी के लिए किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? वज्जी संघ के लिए। वज्जी लोग आपका पहला गणतंत्रात्मक उदाहरण माना जाता है वज्जी संघ को। इसके लिए प्रयोग किया गया है राज शब्दोपजीवी। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वज्जी संघ के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। यह पद एक गणतंत्रीय या कुलीन वर्ग को संदर्भित करता है जो राजत्व के आभास में शाही उपाधियों या कार्यों का प्रयोग करता है, लेकिन वास्तव में एक राजा के बजाय एक समूह या सभा द्वारा शासित होता है। अपनी गणतंत्रीय व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध वज्जी इस विवरण के अनुरूप है। यानी सीधा आप याद रखेंगे कि कौटिल्य के पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, इसके अनुसार राज शब्दोपजीवी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वज्जी संघ के लिए प्रयोग किया गया है। आइए कुछ महाजनपद हैं, उससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो बिहार में स्थित हैं। हालांकि आपका 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार में 3 महाजनपद हैं। कौन कौन है? तो ये हैं आपका मगध महाजनपद, अंग महाजनपद और वज्जी महाजनपद। इसकी राजधानी राजगीर एवं पाटलिपुत्रा। ठीक है, दोनों रहा। प्रारंभिक राजधानी राजगीर रहा, राजगीर, और बाद में पाटलिपुत्रा बन गया था। अंग की बात करें तो अंग की राजधानी चंपा है। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा है।
आपका वज्जी की बात करें अगर दोस्तों, तो वज्जी की राजधानी वैशाली है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। शासन व्यवस्था में देखा जाए तो मगध, अंग ये सब में राजतंत्रात्मक था, जबकि वज्जी में गणराज्य की व्यवस्था थी। इसीलिए इसका लिए आपका जो कौटिल्य है प्रयोग किया गया है राज शब्दों जीवी का। ठीक है, विशेषता क्या है? सबसे शक्तिशाली एवं बौद्ध केंद्र बन गया था कौन? मगध। अंग को अंतिम में मगध मिला लिया था। व्यापारिक समृद्धि मगध द्वारा विजित हो गया था। दुनिया का पहला गणराज्य, महावीर का जन्म स्थल सब कहाँ है? वैशाली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम, अगर हम बात करें दोस्तों मयूर सिंहासन की, किसकी बात करें दोस्तों? मयूर सिंहासन की। मयूर सिंहासन निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे शाहजहां। कौन थे दोस्तों? शाहजहां। यानी शाहजहां के समय में आपका मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था। निर्माणकर्ता जो मिस्त्री था उसका नाम था बेबादल खान। क्या था दोस्तों? बेबादल खान। यानी पहली बार अगर मयूर सिंहासन पर बैठने वाले शासक है शाहजहां, बनाने वाले बेबादल खान था। अगर हम बात करें मयूर सिंहासन की, तो मयूर सिंहासन की बात करें दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो आपका मुगल था, मुगल ये शासक में अंतिम महानतम शासक और शक्तिशाली शासक हुए औरंगजेब। कौन हुए दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए सब आपका अयासी शासक हुए। कौन कैसा शासक हुए दोस्तों? अयासी शासक हुए। ठीक है, तो 1739 में इसी दौरान क्या हुआ था दोस्तों कि 1739 ईस्वी में आपका एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था दोस्तों? महमूद शाह रंगीला या मोहम्मद शाह रंगीला। क्या था दोस्तों? मोहम्मद शाह रंगीला, ये लिखा हुआ है मोहम्मद शाह रंगीला। ये इसके समय में एक आपका ईरानी आक्रमण हो गया था। ठीक है, ईरानी आक्रमण या फारसी इसको कहेंगे। इसका आक्रमण हो गया था 1739 ईस्वी में। ये जो आक्रमण करने वाले थे जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था दोस्तों? नादिर शाह। क्वेश्चन पूछेगा नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुई? 1739 में। इसी दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया और हराकर मयूर सिंहासन को अपने साथ आपका ईरान ले चला गया। अंततः इस तरह देखा जाए तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन हुए? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह दोस्तों बहुत ही अयासी किस्म के शासक थे। ठीक है, और ये लड़कियों के प्रति ज्यादा रुझान रहने के कारण ये इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक वंश है दोस्तों चेरो वंश। आप ध्यान रखेंगे, आप चेर वंश को नहीं समझिएगा, है ना। चोल, चेर ये सब आपका दक्षिणी राजवंश है, जबकि ये चेरो वंश है। ये बिहार में होने वाले एक जनजाति है, चेरो जनजाति। ठीक है, आप याद ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं चेरों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। सही है, ये बिहार की सब चेरो एक जनजाति है बिहार में। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, जिसको सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, वाराणसी के क्षेत्र में पाया जाता है ना। सारण, मुजफ्फरपुर ये सब के क्षेत्र में चेरो आदिवासी पाया जाता है। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया है। बिहिया कहाँ है दोस्तों? भोजपुर में है। ये तीनों कथन सही है। आइए चेरो वंश से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। ठीक है, चेरो वंश में देखा जाए तो बिहार में चेरो राजवंश एक आदिवासी साम्राज्य था। बिहार में चेरो राजवंश एक आदिवासी साम्राज्य था जिसने बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर विशेष रूप से मध्यकाल के दौरान शासन किया। उनकी शक्ति का आधार मुख्यतः पलामू क्षेत्र था जो वर्तमान में झारखंड में है। चेरो वंश 12वीं शताब्दी में विशेष रूप से पलामू क्षेत्र में प्रमुखता से उभरा। दिल्ली सल्तनत के पूर्व की ओर विस्तार के बाद केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने पर उन्होंने स्थानीय आदिवासी शासन स्थापित किया। चेरो शासन का मुख्य क्षेत्र पलामू, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, सारण ये सब क्षेत्र था। ठीक है, अब चेरो वंश का जो मुख्यालय था ये बिहिया भोजपुर में है, ध्यान रखेंगे।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, पीटर मुंडी का बिहार यात्रा, पीटर मुंडी का बिहार यात्रा, गोलघर का निर्माण, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा, फॉरवर्ड ब्लॉक शाखा का गठन का निर्माण, ये सब क्या किया गया है। अगर हम दोस्तों बात करें पीटर मुंडी का, तो पीटर मुंडी का जो बिहार यात्रा हुआ था ये 1632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1632 ईस्वी में हुई थी। गोलघर की निर्माण 1786 में हुई थी। अगर हम कांग्रेस मंत्रिमंडल की इस्तीफा की बात करें तो ये मंत्रिमंडल की इस्तीफा दिया था 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। ठीक है, और यही 22 दिसंबर 1939 को ये कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया था, और इसी को खुशी समझते हुए आपके जो मुस्लिम लीग थे वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाएगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुस्लिम लीग के संगठन के द्वारा, और त्यागपत्र दिए थे 1939 में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया था आपका 1940 ईस्वी में किया गया था, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 1939 में। ठीक है, दो गो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन कौन आपका, अच्छा, तो आप ध्यान रखेंगे कांग्रेस मंत्रिमंडल ये सम्मिलित करने कहा था, तो 1939 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। यानी इसका अगर आंसर की बात करें तो 1 2 4 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस मंत्रिमंडल की इस्तीफा कब हुआ? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1940 में। बाकी ये सब सही है। पीटर मुंडी बिहार यात्रा 1632-86, ये आपको बता दिया गया है, अब ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति किसके देवता थे? ये जो देवता थे दोस्तों सृजन के देवता थे। किसके देवता थे? सृजन के देवता थे। आइए देखते हैं कुछ और देवताओं के बारे में। सृजन, उत्तर वैदिक काल का शासन काल कब है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में धार्मिक विश्वासों में काफी विकास हुआ। इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता हुए। अग्नि, इंद्र जो है वर्षा एवं युद्ध के देवता। अग्नि और यज्ञ के देवता। जैसे पहले के देवताओं की प्रमुखता कम होने लगी, यानी कि वैदिक काल में जो देवता था उसका उत्तर वैदिक काल में वैल्यू कम होने लगा। इस अवधि में प्रजापति सर्वोच्च सृष्टिकर्ता भगवान सृजन के देवता के रूप में उभरे थे। कौन? प्रजापति। प्रजापति के बारे में और कुछ जाने। शब्द प्रजापति का शाब्दिक अर्थ है प्राणियों का स्वामी। उन्हें अक्सर ब्रह्मांड और जीवित प्राणियों के निर्माण के साथ जोड़ा जाता है। कभी कभी प्रजापति को बाद के हिंदू धर्म में निर्माता ब्रह्मा के साथ जोड़ा जाता है। प्रजापति का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है, प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। यानी कि अग्नि किसका? यज्ञ की देवता और अग्नि की देवता था। इंद्र युद्ध के देवता प्रारंभिक वैदिक काल में, है ना। वरुण जल एवं ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता हुए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित लड़ाइयों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 ईस्वी में। कब हुई थी? 1760 ईस्वी में हुई थी। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 1748 तक। एला सेपला की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुई थी। ठीक है, और वांडीवास का युद्ध आपका हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। बेदरा की बात करें तो बेदरा की युद्ध हुई थी 1759 ईस्वी में। कब हुई थी? 1759 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों 1767 से 1769 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप मिलान कर लेंगे। अगला है दोस्तों, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो ये प्रयास किए थे सावित्रीबाई फूले दोस्तों। आपका ज्योतिबा राव फूले का नाम सुने होंगे आप। ज्योतिबा राव फूले की पत्नी हुई।
ठीक है, ज्योतिबा फुले की पत्नी हुई है। ज्योतिबा फुले ही एक समाज की स्थापना किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले किए थे। ज्योतिबा फुले के वाइफ हुए सावित्रीबाई फुले। कौन हुए दोस्तों? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका थी, ठीक है, ये प्रथम महिला शिक्षिका हुए और ये पुणे में लड़कियों के लिए पहली बार स्कूल खोला और ये पढ़ाने का कार्य करने लगे थे। तो पहली बार प्रयास किए सावित्रीबाई फुले। अगला दोस्तों, लॉर्ड लिटन द्वारा गठित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था दोस्तों कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, यानी कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस था उसे यह कहा गया था कोई भी क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में समाचार पत्रों का छपाई नहीं करेगा, यानी इसी को रोक लगाना था लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है। आगे अंग्रेजों ने, हालांकि ये जो प्रिंटिंग प्रेस की जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड रिपन आया 1881 में से समाप्त भी कर दिया गया, इसे भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे कहा था कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए मैंने ये जो काम किया है प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था। हालांकि अंग्रेजों का ये उद्देश्य नहीं था। बंगाल विभाजन का जो मेन उद्देश्य था अंग्रेजों को भारतीयों में फूट डालो एवं राज करो की नीति के लिए था, ठीक है। ये बंगाल विभाजन की बात करें तो ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ये जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है ये जो आपका भारत के जो बंटवारा होने वाला था इसके विरोध में ये पुस्तक लिखा गया था, इंडिया डिवाइडेड। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये जो दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था दोस्तों ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे दादा भाई नौरोजी, जबकि प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बम्बई में हुआ था। पहला बम्बई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, ठीक है। और आपका प्रथम का जो अध्यक्षता थे वो करने वाले प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपका कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों कि पार्लियामेंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? बढ़ा दिया गया था। पार्लियामेंटो सुधार में आपका जो भारतीय परिषद थे उसमें बढ़ाने का कार्य किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बताया गया है। कहता है गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 4 बार किया। अरे बाबा ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एकमात्र बार किया था दोस्तों, और वो भी किया था आपका 1924 ईस्वी में कर्नाटक में स्थित एक बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गांधी जी मात्र एक बार 1924 में। ध्यान रखेंगे ये कथन गलत है, सही नहीं है, ये गलत है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक पहल हुई है? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में कभी आधुनिक पहल ये नहीं हुआ, ये भी कथन गलत है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ये तो थी, लेकिन भारतीय कहेगा तब आ जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद रहे, ये भी सही। ये कैसा बन गया भाई? तो आप ध्यान रखेंगे ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है, 1917 में बनी थी, लेकिन भारतीय कहता तब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। और सबसे कम उम्र के भी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद थे। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन की मैंने वादा किया था और लगातार आपके बीच में जुड़ा रहा, ठीक है। और अगर हमारी मेहनत को आप समझ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें,
आइए आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? किसमें अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ये पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित था। पंजाब में कैसी व्यवस्था था दोस्तों? महालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें अगर, अस्थाई बंदोबस्त हमारे उत्तरी भारत में थी, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ये सब में अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल हो गया, ये सब में अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1793 ईस्वी में लागू किए थे। ठीक है। ये ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 19% भाग पर आपका ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। तो दोस्तों आपने देखा कि आप लोगों के बीच ये 50 क्वेश्चन को हमने किस तरह से डिस्कस किया। अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब इंतज़ार करेंगे जो 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के बीच, जैसे ये लेक्चर को हमने डिस्कस किया, और वही इसी तरह से अगले लेक्चर को भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। चले हम लोग।